हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विनीत चौहान स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक प्रयास कोचिंग पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपने तैयारी को कर रहे होंगे। अगर हम बात करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की, जो आपका 2023-24 में अभी आई हैं हमारी, और कुल भर्तियां जो हैं हमारी वो हैं 60,244। ठीक है, मतलब 60,244 पदों पर नियुक्तियां होनी हैं। लेकिन क्या 60,244 लोग ही क्या फॉर्म भरेंगे? इसका सीधा सिंपल सा जवाब है ना। सर, हमारा जो एग्जाम है इसमें लगभग 30 से 35 लाख लोग ऐसे होंगे जो इसमें फॉर्म भरने वाले हैं। लेकिन मेरे दोस्त, क्या सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं। सिलेक्शन केवल कितने लोगों का होना है? 60,244 लोग। जितने पद हैं उतनी ही भर्तियां होनी है। लेकिन इसमें बाजी मारेगा कौन? इस युद्ध को जीतेगा कौन? इस युद्ध को वही जीतने वाला है जिसने इस युद्ध की पहले से अलग तैयारी करके रखी होगी। अलग तैयारी का मतलब क्या है? उसने पढ़ा होगा, लेकिन पढ़ने के साथ साथ उसने अभ्यास करा होगा, अच्छे तरीके से चीजों को देखा होगा कि किस तरह से चीजें एग्जाम में आती हैं, पूछी जाती हैं। तो उसी चीज की अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करें अपने इस एग्जाम को लेकर, तो हम भी अपने एग्जाम की तैयारी को एक नया आयाम देंगे। और आयाम कैसे देंगे? सर, हम भी यहाँ से अपने प्रीवियस ईयर के, गत वर्षों में जो पेपर हुए हैं, गत वर्षों में जो परीक्षाएं हुई हैं, उसमें जीके जीएस से और हमारे रीजनिंग से, हमारे मैथमेटिक्स से किस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे पूछे गए हैं, उन सभी का हम यहाँ पे आकलन करेंगे और उनको अच्छे तरीके से समझेंगे। उसके आधार पर हम अपनी तैयारी को एक नया आयाम देंगे। तो उसी की तैयारी के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो गत वर्ष आपका, जो पिछली बार परीक्षा हुई थी 2019 में, 28 जनवरी 2019 सेकंड शिफ्ट, उसमें जो जीके जीएस के क्वेश्चंस थे वो किस प्रकार के थे, किस प्रकार का लेवल था, इन सब का डिस्कशन हम आज की क्लास में करने वाले हैं। वही चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इसी के लिए आप लोगों को जुड़ना है और अपने दोस्तों को भी जोड़ना है। वीडियो को लाइक शेयर कर देना, ठीक है। और आपके लिए मैं सोच रहा हूँ कि एक क्लास लाइव लेकर आऊं, जहां पे हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकें अपने एग्जाम को करने के लिए। क्योंकि मैंने बोला है कि प्रैक्टिस एक नया आयाम आपकी तैयारियों को देती है। तो आपके ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो तो उसके लिए लाइव क्लास में लेकर आने वाला हूं। लेकिन टाइमिंग क्या होनी चाहिए, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, कि आप लोगों की राय की जानना भी जरूरी है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे 28 जनवरी 2019 सेकंड शिफ्ट में जीके जीएस से कैसे क्वेश्चंस आपके बने। तो उन सब का डिस्कशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन ये पूछा गया आपका, यहाँ पे आपका साइंस से है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया मेरे साथियों? पहला क्वेश्चन ये पूछा गया, द वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट कलर लाइट इज अबाउट। बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग होती है। जो हमारा प्रकाश है, प्रकाश के बारे में बताने वाले जो इंसान थे वो थे आइजैक न्यूटन साहब। और आइजैक न्यूटन साहब ने एक बड़ी मस्त बात बताई कि प्रकाश दिखता सफेद है, श्वेत दिखता है, सफेद नहीं श्वेत दिखता है, लेकिन वो श्वेत कलर जो है, जो व्हाइट कलर है ना, वो 7 रंगों का मिश्रण है। मतलब उसके अंदर भी कुछ है, जो बाहर से दिखता है वो ऐसा होता नहीं है, है ना। तो अगर हम बात करते हैं प्रकाश की, तो प्रकाश जो लाइट है हमारी इज द मिक्सचर ऑफ 7 कलर, वो 7 रंगों का एक मिश्रण है। और इसमें हम लोग पढ़ते हैं क्या? तो सर, इसमें हम लोग पढ़ते हैं विवग्योर पढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ते हैं? विवग्योर, ट्रिक है ना, विवग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, है ना। और जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, विवग्योर से मतलब वॉयलेट से, बैंगनी से हम रेड की ओर आते हैं, तो मेरे साथियों हमारी जो वेवलेंथ होती है ना, वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्घ्य, क्या? तरंग दैर्घ्य। तो तरंग दैर्घ्य जो होती है हमारी, ये ऊपर से नीचे आने पे बढ़ती है। मतलब जब आप वॉयलेट से रेड की ओर जाओगे, बैंगनी से लाल की ओर जाओगे, तो तरंग दैर्घ्य क्या करेगी? आपकी बढ़ेगी। इसका मतलब सबसे कम जो वेवलेंथ होती है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है, वो वॉयलेट बैंगनी की होती है। और सबसे ज्यादा जो होती है वो किसकी होती है? रेड की होती है। अब जो 7 रंग हैं, अगर मैं प्रकाश की बात करूं, तो प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो 390 नैनोमीटर से लेकर आपकी 780 नैनोमीटर तक होती है। जो हमारा प्रकाश होता है, इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है, जो वेवलेंथ होती है, वो 390 390 से लेके 390 नैनोमीटर से लेके 780
नैनोमीटर तक होती है। तो उसमें से सबसे कम होती है किसकी, बैंगनी रंग की, कितनी होती है 390 है। तो कौन सा ऑप्शन आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, सी ऑप्शन। ये उल्टा लिखा हुआ है, 390 से 455 नैनोमीटर होना चाहिए था, ठीक है। और सबसे ज्यादा किसकी होती है, रेड की, कितनी होती है सर, 780 नैनोमीटर होती है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो इस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो आप उसको आगे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो मक्खन है वो किसका उदाहरण है। आपके ऑप्शन है सस्पेंशन निलंबन का, कोलाइडल सॉल्यूशन कोलाइडल विलयन का, इमल्सन पायस का, अमलगम का। तो आपको बताना है कि जो हमारा मक्खन है, मक्खन तो सब लोग खाते ही हैं, ठीक है, शौकीन भी होंगे आप लोग। तो मक्खन की अगर हम बात करते हैं, बटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मक्खन किसका उदाहरण है, सस्पेंशन निलंबन का, कोलाइडल सॉल्यूशन कोलाइडल विलयन का, इमल्सन पायस का, अमलगम का। तो अगर हम मक्खन की बात करें, माखन भी बोल देते हैं, माखन है ना, तो मक्खन की अगर हम बात करें, सस्पेंशन किसको बोलते हैं, सस्पेंशन का मतलब होता है जैसे रेत और पानी का मिश्रण। तो रेत और पानी में रेत अलग दिखाई देता है और पानी अलग दिखाई देता है, ऐसा होता है नहीं होता है, बालू पानी का मिश्रण वो अलग अलग दिखाई देता है नहीं दिखाई देता है, तो उसे कहते हैं सस्पेंशन। और इसमें जो निलंबित कण होते हैं उनका जो आकार होता है वो -10⁻⁵ सेंटीमीटर से क्या होता है, इसके या तो बराबर होगा, इससे ज्यादा होगा, ठीक है। कोलाइडल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, कोलाइडी विलयन का मतलब क्या होता है, कोलाइडी विलयन में एक होता है परिक्षेपित माध्यम और एक होता है परिक्षेपित अवस्था। जैसे कोहरे की अगर हम बात करें तो कोहरा क्या है, वातावरण किससे बना हुआ है, गैसों से। लेकिन कोहरा आया, तो कोहरा जब आएगा तो गैस, कोहरे के साथ साथ वहां पे सॉलिड ठोस कण भी होंगे, जो आपके डस्ट पार्टिकल धूल के कण होंगे। जब गैस के अंदर ये सॉलिड पार्टिकल्स गए, ये ठोस कण गए, तो वो वाला कोलाइडल सॉल्यूशन कोलाइडी विलयन। और इसमें जो कणों का आकार होता है वो 1 नैनोमीटर से लेके आपका लगभग 100 नैनोमीटर तक होता है, ठीक है। उसी में आपका ये बटर, ये जो आपका मक्खन है, ये भी कोलाइडल विलयन का एक एग्जांपल होता है, जिसे हम कहते हैं इमल्सन पायस। पायस क्या होता है, जब द्रव द्रव के अंदर घुला हो, जब द्रव द्रव के अंदर घुला हो, जैसे तेल और पानी, ठीक है। तो उसी प्रकार से मक्खन भी आपका जो है, जब इसको पिघलाएंगे किस फॉर्म में आएगा, लिक्विड में। तो जब द्रव द्रव के अंदर घुला हो तो उसे हम कहते हैं इमल्सन पायस। तो आपका सही आंसर, करेक्ट आंसर था कौन सा, सी ऑप्शन आपका सही आंसर, सही जवाब था। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया हमारा मेरे साथियों, सरपंचों। तो आपका अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल नॉट हैव 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। निम्नलिखित में से नमक मतलब किस लवण में, नमक नहीं लवण मान लेते हैं, किस लवण में क्रिस्टलीकरण के पानी के 10 अणु नहीं होंगे। आपका पहला ऑप्शन है ग्लोबल सॉल्ट, उसका दूसरा ऑप्शन है आपका यहाँ पे वॉशिंग सोडा, उसके बाद बोरेक्स और इप्सम सॉल्ट। देखो इनके कॉमन नाम से या इनके केमिकल नेम से हमें नहीं पता चलेगा जब तक हमें इनका फॉर्मूला ना पता हो। तो फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं, ग्लोबल सॉल्ट का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है Na2SO4.10H2O, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें तो 10 मॉलिक्यूल हैं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। वॉशिंग सोडा का क्या होता है सर, तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O, तो इसमें भी सर 10 मॉलिक्यूल हो गए, तो ये भी नहीं हो सकता। बोरेक्स सुहागा, इसका फॉर्मूला क्या होता है Na2B4O7.10H2O, सर इसमें भी 10 अणु होते हैं, ये भी नहीं हो सकता। इप्सम सोल्ट, इसका फॉर्मूला क्या होता है सर MgSO4.7H2O, इसमें कितने अणु हैं 7, तो आंसर कौन सा हो जाएगा इप्सम सोल्ट, डी ऑप्शन आपका सही आंसर, सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया हमारा, अगला क्वेश्चन पूछा गया हु फाउंडेड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इन 1887। 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। इलाहाबाद आज के समय प्रयागराज के नाम से जाना था, आपको अच्छे तरीके से पता है। 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। आपके ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जोनाथन डंकन, सर विलियम म्यूर, मदन मोहन मालवीय। कम समय में ज्यादा हमें तैयारी करनी है तो थोड़ा जल्दी से हम लोग चीजों को पढ़ेंगे, आप लोग देखिए और दिमाग में जल्दी से आंसर को सोचिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ की अगर हम बात करते हैं 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो उन इंसान का नाम था सर विलियम म्यूर।
सर विलियम म्यूर की अगर हम बात करें तो जब हमारा देश प्रांतों में बटा हुआ था तो उसमें जो उत्तरी पश्चिमी प्रांतें थी उनके गवर्नर थे और इन्होंने स्थापना की किसकी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। वहीं जोनाथन डंकन जी की अगर हम बात करते हैं तो बनारस का जो संस्कृत कॉलेज है उसकी स्थापना की थी जोनाथन डंकन जी ने। वहीं अगर हम बात करते हैं मदन मोहन मालवीय जी की, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसकी स्थापना की थी किसने, मदन मोहन मालवीय जी ने। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन क्या मिला हमारा, द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर वॉज अपॉइंटेड इन 1963 विच इंडियन स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटेड हर। बहुत बढ़िया। भारतीय महिला मुख्यमंत्री, पहली महिला मुख्यमंत्री 1963 में नियुक्त की गई, उन्हें किस भारतीय राज्य सरकार ने नियुक्त किया, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल या असम। तो अगर हम बात करते हैं भारतीय राज्य की तो उसमें उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री रही श्रीमती सुचेता कृपलानी जी। सुचेता कृपलानी जी हमारे देश की और हमारे उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। उसी प्रकार से हमारे देश में पहली महिला राज्य गवर्नर कौन थी, राज्यपाल कौन थी, तो वो थी हमारी सरोजनी नायडू जी, और वो भी उत्तर प्रदेश की ही थी। ठीक है जी, तो ये बातें हमें याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन क्या मिला हमारा, अगला क्वेश्चन मिला हमें हु वॉज इलेक्टेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश इन 2017। 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया, योगी जी की अगर हम बात करते हैं तो योगी जी का जो इलेक्शन जीता है उन्होंने 2 बार जीता है, एक बार 2017 में और एक 2022 में। तो उत्तर प्रदेश राज्य में 2017 में जो सरकार बनी वो किसकी बनी थी, योगी आदित्यनाथ जी की। वहीं उत्तर प्रदेश राज्य के जो पहले मुख्यमंत्री रहे वो थे गोविंद वल्लभ पंत जी। ठीक है जी। अखिलेश यादव जी की अगर हम बात करते हैं तो अखिलेश जी योगी आदित्यनाथ जी से पहले मुख्यमंत्री रहे थे 2012 में। इनसे पहले थी श्रीमती ये सुश्री मायावती जी। ठीक है, और मायावती जी की अगर हम बात करें तो मायावती जी हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री रही हैं। ठीक है जी, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट बर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी है। आपके ऑप्शन है पैरट, तोता, ईगल, चील, किंगफिशर या क्रेन। तो उत्तर प्रदेश राज्य का जो राज्य पक्षी है वो कौन है, क्रेन सारस है। और एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, देखो आप जो एग्जाम देने के लिए जा रहे हो वो यूपी पुलिस का देने के लिए जा रहे हो, और यूपी के बारे में तो चीजें आपको रटी हुई होनी चाहिए। सिंपल सीधी सी बात ये है, यूपी के बारे में तो जितनी चीजें होंगी उससे ज्यादा आपको चीजें रटी हुई होनी चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, सही जवाब था आपका क्या, क्रेन सारस। आगे की ओर चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया हमारा, वॉट वो, अच्छा उसी में आपसे पूछ सकता है उत्तर प्रदेश राज्य का जो राज्य पेड़ है अशोक। ठीक है, राज्य फूल, राज्य के फूल क्या है, पलाश। ठीक है, इसी प्रकार से द्विसदनीय है। तो ये सब चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, इनके बारे में हम लोग यूपी जीके में अच्छी तरीके से चीजों को डिस्कस करेंगे। यूपी के नाम कैसे बना, यूपी का जो राज्य है उसके जिले किस किस राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, किस विदेशी सीमा किसके साथ बनाते हैं, तो ये सब चीजें हम लोग यूपी जीके में पढ़ेंगे। और आप लोग से मैं वही कह रहा हूँ, आप लोग बस अपना प्यार देते रहिए। आपके एग्जाम के लिए जो चीजें बनेंगी, जो आपके एग्जाम में ज्यादा पूछी जाएंगी, उसके लिए मैं लेकर आऊंगा। और आप किसके ऊपर एक वीडियो चाहते हैं कमेंट कर दीजिए, और लाइव क्लास आप किस समय चाहते हैं इसका भी समय आप लोग बता दीजिए, उसके हिसाब से हम लोग अपनी क्लास को बना लेंगे। ठीक है, चलिए आगे इस क्लास की बात, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट वाज उत्तर प्रदेश नोन एज फ्रॉम ईयर 37 टू 1950। वर्ष 1937 से लेकर 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था, उत्तरा, संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रांत या रामकृष्ण प्रदेश। तो 1935 में आगरा, अवध, ये प्रांतों को मिला के जो हमारा उत्तर प्रदेश है इसका नाम दिया गया 1935 में, और इसे कहा जाता था यूनाइटेड प्रोविंसेस, संयुक्त प्रांत। उसके बाद 1950 में इसका नाम बदला और इसका नाम क्या हुआ आपका, 22 जनवरी 1950 के बाद इसका नाम हुआ उत्तर प्रदेश। तो आपका करेक्ट आंसर, सही जवाब था क्या, बी ऑप्शन आपका सही आंसर, सही जवाब था।
अगला क्वेश्चन है हमारा उत्तर प्रदेश के मेले से पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, द कैलाश फेयर इज सेलिब्रेटेड इन ऑवर ऑफ लॉर्ड शिवा इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। कैलाश मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में मनाया जाता है। तो अगस्त और सितंबर के महीने में यह मेला मनाया जाता है और आगरा से 12 किलोमीटर दूर ये जगह है, वहां पे यह मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, आगरा। इसी के साथ साथ याद रखेंगे बटेश्वर, बटेश्वर भी बोलते थे, तो बटेश्वर मेला भी आपका आगरा में ही लगता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग डिस्कशन करेंगे सभी मेलों के बारे में उत्तर प्रदेश के। उसके लिए मैं एक अलग से पूरी वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, पूरी वीडियो पूरे मेले के ऊपर ही, कौन सा मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ पे लगता है, कुंभ मेला है ना प्रयागराज जैसे, तो ऐसे बहुत सारे मेले मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास समय कम है और हमें ज्यादा चीजों का डिस्कशन करना भी है। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट कैनाल ऑफ उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश राज्य की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे लंबी नहर जो है वो है शारदा नहर। और शारदा नहर जो बनी है वो बनी भी शारदा नदी से ही है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर, सही जवाब था वो था शारदा नहर। और भारत में सबसे बड़ी जो नहर है वो है इंदिरा नहर। भारत में सबसे बड़ी नहर कौन सी है, इंदिरा नहर। ठीक है जी, चलिए आगे की ओर बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया हमारा, इन विच ईयर डिड उत्तराखंड कम इनटू एक्सिस्टेंस। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो उत्तराखंड जो हमारा अलग हुआ उत्तर प्रदेश से, वो कब हुआ, तो सर ये आपका हुआ 2000 में, वर्ष 2000 में। वर्ष 2000 में जो उत्तराखंड राज्य है, पहले उत्तर प्रदेश का ही भाग हुआ करता था, लेकिन वर्ष 2000 में उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। तो आपका करेक्ट आंसर, सही जवाब था वो था आपका कौन सा, ए ऑप्शन। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 5 हैं। लोकसभा सीटें 5 हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं, 3 हैं। और विधानसभा सीटें कितनी हैं, 70। राजधानी जो सर्दियों का दिन है, सर्दियों के दिनों में देहरादून होती है, और ग्रीष्मकालीन गर्मियों के दिनों में जो भैराचनी है वो आपकी होती है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे की ओर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इन 1930 सीवी रमन वॉन द नोबेल प्राइज फॉर। 1930 में सीवी रमन ने नोबेल पुरस्कार जीता, किसके फील्ड में, लिटरेचर साहित्य के फील्ड में, पीस शांति के फील्ड में, फिजिक्स भौतिकी के फील्ड में, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में। तो सीवी रमन जी जो जाने जाते हैं रमन इफेक्ट को बताने के लिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसमें इन्होंने जो ये इनको पुरस्कार मिला वो मिला फिजिक्स भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में जो पुरस्कार जीतने वाले इंसान थे सबसे पहले, उनका नाम क्या था, भारत के रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, इसी के साथ साथ पीस शांति के फील्ड में मदर टेरेसा, और इकोनॉमिक्स में अमृत सेन जी, इनको पुरस्कार मिले हैं भारत में मतलब नोबेल प्राइज मिला है भारत की तरफ से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच बुक बाय विक्रम सेठ इज ए कलेक्शन ऑफ 10 फेबल्स ऑन पोएम्स। विक्रम सेठ की कौन सी पुस्तक कविताओं के रूप में 10 दंत कथाओं का संग्रह है। एन इक्वल म्यूजिक, या बेस्टली टेल्स, द रिवर्ड अर्थ, या समर रिक्वियन। तो आपका सही आंसर था इसका बेस्टली टेल्स। ठीक है, द सुटेबल बॉय, द सुटेबल गर्ल, द गोल्डन गेट, ये भी कविताएं, ये भी रचनाएं हैं, ये भी पुस्तक हैं किसकी, विक्रम सेठ की। द सुटेबल बॉय, द सुटेबल गर्ल, और आपका द गोल्डन गेट। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखने को मिला, नेम द लास्ट पोयम रिटन बाय हरिवंश राय बच्चन जी। ओहो, हरिवंश राय बच्चन जी की अगर हम बात करें तो हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी गई अंतिम जो आपकी कविता थी वो थी 1 नवंबर 1984 1984। तो आपका सही आंसर था वो था ए ऑप्शन। और बाकी ये सब जो है ये भी किसकी लिखी हुई है, हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा ही लिखी हुई है, लेकिन उसमें सबसे लास्ट में लिखी थी आपकी कौन सी, 1 नवंबर 1984। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मिला, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लड ग्रुप सिस्टम वॉज डिस्कवर्ड बाई। रक्त समूह प्रणाली की खोज किसके द्वारा की गई। तो हमारा जो रक्त समूह है, हमारे जो रक्त समूह बताया गया वो बताया गया किसके बेस पे, हमारे ब्लड के अंदर, हमारे रक्त के अंदर पाए जाते हैं एंटीजन्स, प्रतिजन पाए जाते हैं।
हमारे रक्त में क्या पाए जाते हैं? एंटीजन प्रतिजन पाए जाते हैं, और हमारे रक्त के अंदर पाई जाती हैं एंटीबॉडीज। क्या पाए जाते हैं? एंटीबॉडीज, प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। एंटीजन जो है ये आरबीसी, जो हमारी रेड ब्लड सेल होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, उनके उसमें पाए जाते हैं, और एंटीबॉडीज पाई जाती हैं कहाँ पे? प्लाज्मा के अंदर। तो इनके आधार पे हमारा जो ब्लड ग्रुप है, जो रक्त समूह है, वो बताया, और उसको बताने वाले इंसान का नाम है हमारा कार्ल लैंड स्टीनर। तो आपका सही आंसर था वो था आपका सी ऑप्शन। वहीं अगर हम बात करते हैं हमारे जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, हमारा जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, ठीक है, विलियम हार्वे साहब ने उसकी खोज की है। विलियम हार्वे जी ने खोज की है किसकी? रक्त परिसंचरण तंत्र की। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, ये चीजें भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ब्लड ग्रुप के बारे में आप लोग पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से आपको चीजों को समझ में आएगा भी। ठीक है, एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी, तो ब्लड ग्रुप ए बनेगा। ठीक है, ये चीजें एक डिटेल में पढ़ने वाली चीज है। चलिए आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलेन इज प्रोड्यूस्ड इन विच पार्ट ऑफ द फ्लोवर। जो पराग है, पराग फूल के किस भाग में उत्पन्न होता है? देखिए, जो पोलेन है ये आपका हमारा जो फूल है, फूल के अंदर भी आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, प्रजनन अंग होते हैं, उसमें से आपका मेल वाला पार्ट अलग होता है, पुरुष वाला जो पार्ट है वो आपका अलग होता है। ठीक है, और स्त्री वाला पार्ट आपका अलग होता है। ठीक है, इसी में अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो आपका एंथर है, जो परागकोश है, इसी के द्वारा आपका किसका निर्माण होता है? आपके जो पराग होते हैं उनका निर्माण होता है। इसी में अगर हम बात करते हैं ओवरी और ओव्यूल, ये जो आपके अंडाशय और ये हैं, ये सब किसका भाग होते हैं? ये आपका आते हैं पिस्टिल, ये स्त्री कैंसर में आते हैं, और ये आपका जो परागकण है ये किस में आते हैं? पुंकेसर में आते हैं। ठीक है, तो आपका इसका सही जवाब जो था वो था एंथर, परागकोश। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच बैक्टीरिया आर ओवल शेप्ड और स्फेरिकल, मतलब इस प्रकार का या गोल। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा जीवाणु अंडाकार होता है। देखो, जीवाणु जो है वो अलग अलग प्रकार के हैं, और जीवाणुओं की खोज करने वाले इंसान का नाम है एंटोनी वैन ल्यूएनहॉक। एंटोनी वैन ल्यूएनहॉक वो इंसान है जिन्होंने खोज की थी किसकी? बैक्टीरिया जीवाणु की। और अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया अलग अलग टाइप का होता है। अगर मान लीजिए गोलाकार या अंडाकार है तो उसे कहते हैं कोकस बैक्टीरिया। क्या बोल देते हैं? कोकस। बैसिलस की अगर हम बात करते हैं तो रोड शेप का, जैसे छड़ी होती है, रोड शेप का जो होता है, छड़ी के आकार का जो होता है, उसे बोलते हैं बैसिलस। इसी प्रकार से जो आपका विब्रियो का मतलब होता है कोमे के जैसा, किसका? कोमे के जैसा जो बैक्टीरिया होता है उसे हम कहते हैं विब्रियो बैक्टीरिया। ठीक है, और आपका एक स्पाइरल शेप, जो स्पाइरल होता है ना हमारा, तो उसे हम लोग कहते हैं स्पाइरिलियम, स्पाइरिलियम बैक्टीरिया। ठीक है, स्पाइरिलियम जीवाणु। तो ये शेप के आधार पे भी आपके जीवाणुओं के नाम याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या मिला हमें? अगला क्वेश्चन मिला हमें द इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जिसको ICRA कहा जाता है, हैज इट्स हेडक्वार्टर इन। तो आपसे पूछा गया निवेश सूचा और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय कहां पर है? तो ये है हमारा कहां पे? गुरुग्राम में। कहां पे? गुरुग्राम में। इसके बारे में एक बार आप लोग पढ़ लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, क्या ये किस तरह से काम करती है, हमारे जो कमर्शियल बैंक है, जो वाणिज्य बैंक है, उनको अपने साथ कैसे जोड़ कर रखती है, इसको एक बार पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा द इंडियन गवर्नमेंट हैज मेड टूरिज्म इलीगल इन विच ऑफ दीज आइलैंड। भारतीय सरकार ने इनमें से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया? आपके पहला ऑप्शन है प्रेस्लिन आइलैंड, प्रेस्लिन द्वीप, पेम्बा द्वीप, या ट्रोमेलिन द्वीप, या सेंटिनल द्वीप। तो आपका सही है सेंटिनल द्वीप। ठीक है, सेंटिनल द्वीप जो आपका अंडमान का एक द्वीप है, यहाँ पे भारत सरकार ने जो आपका टूरिज्म है, यहाँ पे आप लोग टूरिज्म मतलब यहाँ पे घूमने के लिए, फिरने के लिए आप यहाँ पे नहीं जाओगे, और यहाँ पे जो इंडियन आर्मी है वो यहाँ पे गश्त भी करती है, पेट्रोलिंग भी करती है कि लोग यहाँ पे घूमने के लिए या इकट्ठा ना हो। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट सिविल एयरपोर्ट ऑफ इंडिया ऑफ विच इंडियन स्टेट was inaugurated in September 2018। सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? आपके ऑप्शन है सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। तो 2018 में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री महोदय हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 2018 में जो आपका सिक्किम है, सिक्किम में जाके
पैंगयोंग नामक का जो आपका पैंगयोंग नाम का जो हवाई अड्डा है उसकी स्थापना की थी। और हमारे जो ऊंचाइयों पे स्थित हवाई अड्डे हैं इसकी ऊंचाई लगभग आपकी 446 फीट ऊंचाई पे ये आपका स्थित है। ठीक है, तो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सही जवाब था, वो था आपका कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका सही आंसर सही जवाब था। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन बने। तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पहली हमारे देश में सरकार बनी तो उसमें हमारे देश के पहले रक्षा मंत्री कौन बने, जैसे आज के समय पे माननीय राजनाथ जी इस समय पे हमारे मुख्यमंत्री नहीं, हमारे रक्षा मंत्री हैं माननीय राजनाथ जी। तो उसी प्रकार से आपसे पूछा गया स्वतंत्र भारत के पहला रक्षा मंत्री कौन थे, तो पहले रक्षा मंत्री जी थे वो थे बलदेव सिंह। कौन थे, बलदेव सिंह। बलदेव सिंह के बाद अगर हम बात करते हैं, ये पहले थे, बलदेव सिंह जी की बाद अगर हम बात करते हैं तो आप उसके बाद आपके जो कैलाश नाथ कटजू हैं ये आपके आते हैं चौथे नंबर पे। छठे नंबर पे आते हैं बी के कृष्ण मेनन, और आपके 8वें नंबर पे आते हैं कौन, यशवंत राव चौहान। ठीक है, एक बार इनका ऑर्डर जो है वो देख लेना, इसी प्रकार से ऑर्डर होगा। आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द आइलैंड विच हैज सरदार वल्लभ भाई पटेल्स स्टैचू ऑफ यूनिटी इज लोकेटेड इन विच रिवर, जिस द्वीप पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है वो किस नदी पर स्थित है। देखो ये तो आपको अगर ये नहीं पता तो बेकार है फिर तो है। सरदार पटेल जी को जो मूर्ति बनी हुई है वो किस नदी के किनारे बनी हुई है, तो वो नर्मदा नदी के किनारे पे बनी हुई है। ठीक है, तो इसका तो आपका एकदम बेसिक सा आंसर था, वो था आपका कौन सा ऑप्शन, ये था आपका ए ऑप्शन, नर्मदा नदी आपका करेक्ट आंसर सही जवाब था। ठीक है, नर्मदा नदी की अगर हम बात करते हैं, नर्मदा नदी निकलती कहाँ से है, तो नर्मदा नदी की हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी है वहां से ये आपकी निकलती है, और ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, उत्तर से पश्चिम की ओर बहने वाली, सॉरी पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली एक नदी है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट, ब्लैंक प्रिपेयर्ड द इनिशियल ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन फरवरी 1948। ब्लैंक्स ने फरवरी 1948 में भारतीय संविधान का प्रारंभिक प्रारूप तैयार किया था। तो भारतीय संविधान को बनाने के लिए एक प्रारूप समिति बनाई गई, और उसी की अगर हम बात करते हैं, उससे पहले जो पहला प्रारूप आपका तैयार किया, जो हमारी संविधान सभा थी, संविधान सभा के जो सलाहकार थे वी एन राव। ठीक है, वी एन राव मतलब यहाँ पे वी एन राव जो आपके बेंगेल नरसिंह राव थे, इन्होंने सबसे पहला प्रारूप तैयार किया था। तो आपका करेक्ट आंसर सही जवाब है वो है आपका डी ऑप्शन। और वी एन राव जी जो थे ये लीगल एडवाइजर थे, ये सलाहकार थे हमारे संविधान सभा के। नेक्स्ट, उमेद भवन प्लेस इज इन विच सिटी, उमेद भवन प्लेस किस शहर में स्थित है, तो यह है आपका जोधपुर में। कहां पर, जोधपुर में। और जोधपुर की अगर हम बात करें, इसे कहा जाता है ब्लू सिटी, नीला शहर कहा जाता है, ब्लू सिटी नीला शहर कहा जाता है। और इसकी उमेद भवन प्लेस की अगर हम बात करें, राजा उमेद द्वारा यह बनवाया गया, और इसमें 347 कमरे हैं, 347। ठीक है, खास विशेषता यही है, इसमें कमरे बड़े बड़े हैं और लगभग 347 कमरे इसके अंदर मौजूद हैं। अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, अगला क्वेश्चन देखने को मिला हमारा स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके की अगर हम बात करते हैं, उसमें क्वेश्चन देखने को मिला, लावणी इज ए फेमस फोक डांस फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट, लावणी किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश का, महाराष्ट्र का, सिक्किम का, या तमिलनाडु का। देखिए मैं पहले भी बता चुका हूं कि आपको यह पता होना चाहिए कि हम जो तैयारी कर रहे हैं उसकी दिशा सही है या नहीं है। अब मैं आपको पहले, इससे एक पहले वीडियो बनाया हूं मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेके, उसमें मैंने आपको बताया है कि हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल में जीके जीएस में कौन कौन सा पार्ट आएगा और किससे कितने क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसी में अगर हम बात करते हैं स्टैटिक जीके से भी आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो स्टैटिक जीके का भी आपको अच्छे तरीके से यहां पे पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं यहां पे कि लावणी की, तो लावणी जो आपका त्योहार नृत्य है ये कहाँ का है, महाराष्ट्र का। इसके साथ साथ यहाँ पे हमें याद रखना तमाशा, तमाशा भी कहाँ का है, तमाशा भी महाराष्ट्र का ही है। इसमें आपको याद रखना कोली, कोली भी कहाँ का है, महाराष्ट्र का है नृत्य, लोक नृत्य है। इसके साथ साथ आपको याद रखना लेजिम,
लेजिम भी कहाँ का है? तो सर ये भी आपका महाराष्ट्र का है। ठीक है, तो इसमें तमाशा, कोली और ये लावणी, ये आपके मुख्य हैं, इनको ज्यादा अच्छे तरीके से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉज द लास्ट ईयर वेन द रेल बजट एंड द यूनियन बजट वर रिप्रेजेंटेड सेपरेटली इन इंडिया? वह आखिरी साल था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग पेश किए गए। देखिए, 2016 से पहले हमारे देश में क्या होता था, रेल बजट अलग पेश होता था, यूनियन बजट अलग पेश होता था, दोनों पेश करने में अलग अलग खर्चा होता था। तो उसके बाद विवेक देबरॉय समिति आई, और विवेक देबरॉय समिति की सिफारिश पर जो हमारा रेल बजट है और हमारा केंद्रीय बजट है, अब उसको एक साथ ही एक दिन पेश किया जाता है। कब से? 2016 से। तो आपका सही आंसर, सही जवाब था वो था ए ऑप्शन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, सही जवाब था। कौन सी समिति कौन सी थी? विवेक देबरॉय समिति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 27 क्वेश्चन क्या है, वॉज द फर्स्ट वीमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा? क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन क्या है कि ब्लैंक्स लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो लोकसभा की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो थी मीरा कुमारी जी। कौन थी? मीरा कुमारी जी। और उसके बाद में रही थी कौन? सुमित्रा महाजन जी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, मीरा कुमारी जी, और उनके बाद महिला अध्यक्ष कौन रही थी? सुमित्रा महाजन जी। ठीक है, आगे की बात करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डिड द सेपोय मोटनी ऑफ 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट? निम्नलिखित में से किस शहर में 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का सिपाही विद्रोह शुरू हुआ? तो आप सभी को ये अच्छे तरीके से पता है, बैरकपुर छावनी मेरठ में सबसे पहली, आपकी यहाँ मेरठ में सबसे पहली गोली चली थी। ठीक है, तो ये की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ में हुई थी। तो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था वो था आपका डी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या मिला आपका? और अगला क्वेश्चन भी स्टैटिक जीके का से ही मिला। द ट्रेडिशनल स्नेक खंडावी, ठीक है, खांडवी, सॉरी, खांडवी इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? पारंपरिक नाश्ता खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? खांडवी, ढोकला, ये सब कहाँ के हैं? ये सब गुजरात के हैं। तो आपका करेक्ट आंसर, सही जवाब था गुजरात। तो मैं वही चीज, देखो तैयारी से हमें क्या पता चलता है, नाश्ते तक से क्वेश्चन बने हैं। अब वही चीज मैं पहले भी बता चुका हूं कि ऐसे ही क्वेश्चन तो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। एक तो वो क्वेश्चन हुआ जिसको सब बना रहे हैं, लेकिन उससे आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा। सिलेक्शन होगा किससे? जो इस तरह के क्वेश्चन बनाएंगे हैं। ये तो चलो बेसिक सा क्वेश्चन था ये तो, कि खांडवी किसका, ये तो खांडवी, ढोकला, ये सब तो आपको पता है। ये आपको सिलेक्शन दिलाएंगे नहीं, आपको अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन सिलेक्शन दिलाएंगे। ठीक है, ये मैं बोल गया था इसको, ये थोड़ा आपका इसका तो बता देगा कोई भी, लेकिन जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनाएंगे उनका सिलेक्शन होना है यहाँ पे। तो आपको वही तैयारी करनी है, हमें ये पता करना है किस तरह की तैयारी में कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, यही आपका प्रैक्टिस से पता चलता है। जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाएगा ना उसका सिलेक्शन पक्का है ना। तो यही चीज अपने आपको अलग बनानी है, अपने आपको आपको नेम द फर्स्ट हिंदू लैंग्वेज न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया फर्स्ट पब्लिश्ड ऑन 30 मई 1826। भारत के पहले हिंदी भाषा के समाचार पत्र का नाम बताइए जो पहली बार 30 मई 1886 को प्रकाशित हुआ था। दैनिक भास्कर, उदित मार्तंड, पत्रिका देशबंधु। तो आपके इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपका भारत में पहला हिंदी समाचार पत्र जो था उसका नाम था उदंत मार्तंड। ठीक है, जो आपका उदंत मार्तंड था ये आपका पहला आपका हिंदी समाचार पत्र था, और ये कहां से प्रकाशित होता था? कोलकाता से। ये साप्ताहिक प्रकाशित होता था मंगलवार के दिन, साप्ताहिक प्रकाशित होता था मंगलवार के दिन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द स्ट्रेट बिटवीन तमिलनाडु एंड मन्नार डिस्ट्रिक्ट ऑफ श्रीलंका इज कॉल्ड। भारत का तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका का जो मन्नार जिले है उसके बीच में जो जलडमरू मध्य है, जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है, वो उसको क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है पॉक स्ट्रेट, पाक जलडमरू मध्य है। तो आपका करेक्ट आंसर था वो था आपका कौन सा? ये था आपका बी ऑप्शन। कौन सा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, सही जवाब था। वहीं अगर मैं बात करता हूं स्टेट ऑफ मलाक्का, मलक्का जो जलडमरू मध्य है ये आपका अंडमान सी में स्थित है। सुंडा जो आपका है ये आपका इंडोनेशिया में स्थित है, इंडोनेशिया में है।
और जो आपका मेलिकोकंडू है ये आपका 8 डिग्री चैनल पे स्थित है। ठीक है, 8 डिग्री चैनल पे आपका स्थित है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका डज नॉट शेयर ए बाउंड्री विद एनी अदर यूएस स्टेट। उत्तरी राज्य अमेरिका का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य किसी अन्य अमेरिकी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। मतलब अमेरिका का जो आपका अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसमें ऐसा कौन सा राज्य है जो किसी दूसरे राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता, उसका नाम है आपका अलास्का। क्या नाम है उसका, अलास्का। तो आपका इसका सही आंसर, सही जवाब था वो था आपका कौन सा, बी ऑप्शन। यह वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन देखने को मिला। और उसी से अगला क्वेश्चन इस प्रकार से था, विच इज द थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। विश्व का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है। तो विश्व का सबसे, इस समय भी अगर हम बात करें तो पहले नंबर पे कौन आता है, हमारा इंडिया, भारत। उसके बाद आपका आता है चीन, चाइना, चीन। उसके बाद यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका आता है तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे आता है आपका इंडोनेशिया। क्या आता है, इंडोनेशिया। ठीक है, तो आपको ये आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था, सही जवाब, सही आंसर। अगला क्वेश्चन क्या देखने को मिला हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखने को मिला, ये भी आपका इसी प्रकार से वर्ल्ड ज्योग्राफी से देखने को मिला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एमिरेट्स ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त अरब अमीरात के अमीरात में एक नहीं है। तो दुबई आता है, आबू धाबी आता है, शारजहां आता है, लेकिन मस्कट नहीं आता। मस्कट क्यों नहीं आता, क्योंकि मस्कट किसकी राजधानी है, ओमान की। ये किसका पार्ट है, ओमान की राजधानी है, ओमान का भाग है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट डिफेक्टो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1773 टू 1785। भारत का पहला तथ्यात्मक गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था वॉरेन हेस्टिंग। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, ये तो डिफेक्टो था, संरक्षक था। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि भारत का पहला गवर्नर जनरल, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखने को मिला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ बहरान। निम्नलिखित में से कौन बहरीन की राजधानी है। तो आपके ऑप्शन है अंकारा, दोहा, मनामा या बैरूत। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर, सही जवाब होगा वो है आपका मनामा। जो आपका अंकारा है ये टर्की की राजधानी है, तुर्की की राजधानी है। दोहा आपका कतर, कतर की राजधानी है। उसी प्रकार से बैरूत लेबनान की राजधानी है। ठीक है, तो ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है जी, इसी प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन क्या देखने को मिला, ये कंप्यूटर से था। तो मैंने बताया था एक दो क्वेश्चन आपका टेक्नोलॉजी से और आपका इस चीज से, टेक्नोलॉजी से भी आपका पूछा जा सकता है, टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन से, आपका कंप्यूटर से। ठीक है, इस प्रकार से एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। Blanks is a computer worm the target industrial control system at it attacked Iran nuclear program in 2007। ठीक है, इसको कंप्यूटर वाले सर आपको अच्छे तरीके से बताएंगे, लेकिन उसका नाम था स्टकनेक्स। ठीक है, कंप्यूटर वाले सर इसको आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे भी। चलिए आगे की बात करते हैं, क्योंकि 38 क्वेश्चन ही आने होते हैं। लास्ट प्रश्न क्या था हमारा, लास्ट प्रश्न पूछा गया 28 जनवरी 2019 सेकंड शिफ्ट में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाई यील्डिंग सीड वेराइटी ऑफ wheat that contribute to India's green revolution। सॉरी, India's green revolution। भारत में हरित क्रांति में गेहूं की कौन सी उपज थी जिसने यहाँ पे हरित क्रांति में योगदान दिया। तो उस गेहूं की प्रजाति का नाम था लार्मा रोजो। लैर्मा रोजो आपका सही आंसर था, सही जवाब था। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो नॉर्मन ई वार्लोग। नॉर्मन ई वार्लोग को कहा जाता है हरित क्रांति का जनक। और भारत में किसे माना जाता है, एम एस स्वामीनाथन को। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये तो आपके जो प्रश्न जो आपके 28 जनवरी 2019 के आपका सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में पूछे गए, आपको यहां से अंदाजा लगा होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये वीडियो लाने का जो मेरा मतलब था आपके लिए, आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम किस तरह से होता है और कैसे लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और वो चीज़ कैसे पता चलेगी, अभ्यास से। तो अभ्यास के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़िए, एक प्रयास कोचिंग के साथ जुड़िए। चीज़ें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। टाइमिंग मुझे बता दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में सभी लोग, किस समय आप लोग चाहते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मैं लाइव क्लास लेकर आऊँ। आप भी फ्री हो, मैं भी,
और हम उस समय पे लाइव आके चीज़ों को डिस्कशन करें। लेकिन देखो यहाँ पे तो मैंने क्या किया, एक एक ऑप्शन उठाया, उसका आंसर मैंने बताया है और मैंने थोड़ी थोड़ी बातें इसमें बता दी हैं। लेकिन जब मैं लाइव आऊंगा तो लाइव में मैं क्या करूंगा, आपका एक एक क्वेश्चन जो मैं लूंगा उसके चारों ऑप्शन का डिस्कशन करूंगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्जाम में उसी से क्वेश्चन देखने को मिल जाए, जो मैंने ऑप्शन नहीं बताया उससे कोई नया क्वेश्चन बन जाए। तो वहां पे चारों ऑप्शनों का मैं डिस्कशन करूंगा, अच्छे तरीके से वहां पे चीजें हम लेके चलेंगे। तो आपको चीजों को बस प्यार देते रहना है, ठीक है। आप लोगों से मुलाकात जल्द होगी, लेकिन आप लोग मुझे जरूर जरूर बताइए कि आप लोग कब चाहते हैं, कि लाइव क्लास किस समय चाहते हैं, ठीक है। चलिए ऐसे ही। और हाँ, जिन्होंने वो यूपी पुलिस जीके जीएस का सिलेबस वाली क्लास नहीं देखी है, जाके देख लीजिए, आपको मिल जाएगी यहीं पे ही, ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, देख लेना जाके। और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।